साल था 1970। सालों तक एक छोटे से घर में रहने के बाद मिलर फैमिली ने डिसाइड किया अब एक बड़ा घर लेते हैं। जॉन मिलर, उनकी पत्नी एलन, 2 बच्चे और उनका एक पेट डॉग, ये सारे एक घर पे मूव होते हैं। जब एलन पहली बार इस घर को देखती है तो उसका दिल खो जाता है। एक डर्ट रोड और उसके किनारे एक चुपचाप खड़ा हुआ 2 मंजिला वाइट फार्म हाउस, जिसकी खिड़कियों से पुरानी परछाइयाँ लटकती है जैसे अभी भी वो घर सो रहा हो। बच्चे दौड़ते हुए उस घर के अंदर जाते हैं। उनकी हंसी पूरे हॉलवे में गूंज उठी और एलन अब इस घर के अंदर जाती है। लेफ्ट साइड पे एक पुराना लिविंग रूम, वॉलपेपर दीवारों से निकल रहा था और कुछ काले निशान फायरप्लेस के पास। अक्रॉस द हॉल एक एलिगेंट ओक डाइनिंग टेबल, बिना एक भी स्क्रैच के। स्ट्रेंज। किचन में पुराना गैस स्टोव और एक स्क्वीकी वुडन कैबिनेट। अपस्टेयर्स बच्चों के लिए एक स्मॉल बेडरूम और एक मास्टर बेडरूम जिसमें विंडो थी, पर कहा जाता है उस रूम में कभी रोशनी नहीं थी। दोनों बेडरूम के बीच में एक एरिक था और यहीं से सब शुरू हुआ। पहली कुछ रातें दीवारों के अंदर से नॉकिंग की आवाज़ आती थी। हॉलवे में फुटस्टेप्स जैसे कोई दौड़ रहा हो। जॉन ने सोचा शायद स्क्वायरल हो या रैकून्स, कोई और जानवर भी हो सकता है। टेस्ट करने के लिए उसने हॉलवे में पाउडर डाला ताकि अगर कोई जानवर हो तो उसके पॉ प्रिंट्स मिल जाए। उसी रात दौड़ते हुए कोई हॉलवे में आया और सीधा डाइनिंग रूम की तरफ भागा। पर अगले दिन सुबह पाउडर पे कोई प्रिंट्स नहीं थे। एक दिन जब एलन नीचे जाती है सुबह सुबह, वो देखती है किचन में चीज़ें थोड़ी हिली हुई है। वो और आगे जाती है तो देखती है डाइनिंग टेबल की सारी कुर्सियाँ एक कोने में इनवर्ड्स सर्कल में अरेंज करी है। वो देखती थी किचन में कुछ न कुछ गायब होता रहता है। कभी उनको उनकी कटलरीज नहीं मिलती थी। एक इंस्टेंस उनके साथ ऐसा भी हुआ था कि वो एक टी सेट लाई थी। कोई कप गायब हो जाते तो स्ट्रेंज प्लेसेस पे मिलते हैं, जैसे टीवी के ऊपर या गैराज में या फ्रंट लॉन में, बेसमेंट्स में। जो उनका पेट था, उन्होंने उसकी एक स्ट्रेंज हैबिट देखी। उन्होंने उसको कभी लिविंग रूम में जाते हुए नहीं देखा। वो हमेशा सीढ़ियों के पास या फिर लिविंग रूम के बाहर ही बैठता था। और एक बार जब एलन अपने बेडरूम से नीचे आई थी तो वो देखती है कि उनका पेट लिविंग रूम के बाहर खड़े हुए फायरप्लेस की तरफ देख के घूर रहा है। वो जाती है, अपने कुत्ते को देखती है और उस कुत्ते की मैनरिज्म में ऐसा है कि उसको कोई फायरप्लेस के सामने दिख रहा है। एलन जब फायरप्लेस के ब्लैक स्पॉट्स को मिटाने की कोशिश करती थी, वो दोबारा रीअपेयर हो जाते थे। और उन्होंने नोटिस किया कि एक ब्लैक प्रिंट जो बहुत प्रोमिनेंट, वो ब्लैक स्पॉट बिल्कुल हैंड प्रिंट की तरह लगता था, जैसे किसी बच्चे का हाथ हो। इवन दो उस घर में खिड़कियाँ बहुत थी, पर एक अजीब सी ठंड रहती थी। कभी कभी लिविंग रूम में, कभी बिल्कुल एटिक के पास, कभी बेसमेंट से। और यही प्लेसेस थी जहाँ से आवाज़ें भी आती थी, किसी की हंसने की आवाज़, किसी की बात करने की। और कहा जाता है कि जब भी इस घर में नॉकिंग होती थी तो 3 के हिसाब से होती थी। और एक रात, जिस रात ने इस फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए डरा दिया था, वो रात थी जब ये फैमिली लिविंग रूम में बैठ के एक मूवी देख रही थी। और एलन ऊपर गई बच्चे के रूम में बच्चे की दवाई लेने के लिए। तभी बेडरूम के हॉल में इसमें से ऐसी आवाज़ आती है कि कोई एटिक से दौड़ते हुए नीचे आया और बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा है। एलन पीछे मुड़ती है और एलन आवाज़ देती है। सोचती है कि शायद उसके 2 बच्चे हैं। वो पास जाती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कोई नहीं है हॉल में। वो वापस आती है, दवाई का पैकेट निकाला ही होता है कि उसको लगता है कि कोई पीछे से आके उसको पकड़ के कहता है स्टे स्टे। एलन सब कुछ छोड़ के दौड़ते हुए नीचे जाती है। उसकी हालत देख के जॉन पूछता है क्या हुआ, वो बताती है। और उस दिन उन पूरी फैमिली को एहसास होता है कि ये घर हॉन्टेड है। उसी रात जॉन मिलर उठते हैं एक बुरे सपने से और इस टेंशन में होते हैं कि किस घर में आ गए। और यही सोचते सोचते वो खिड़की की तरफ देखते उस खिड़की पे एक छोटे से चेहरे की परछाई। वो परछाई चुपचाप अकेले खड़ी हुई है
उस चेहरे की आंखें भी नहीं है, सिर्फ कालापन। और वो रात थी कि जॉन मिलर पूरी फैमिली को उठाते हैं और बिना कुछ कहे घर से निकलते हैं और कभी मुड़ के वापस नहीं आते। मिस्टर हैरिसन इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग किरदार, जो भूतों और आत्माओं पे बिलीव नहीं करते, पर कहते हैं ना कि दुनिया नई नई चीज़ें सिखा देती। मिस्टर हैरिसन जो एक प्रैक्टिकल आदमी थे, उनका मानना था कि साइंस सब कुछ समझा सकती। फुटस्टेप्स, अरे ब्रांचेस हिलती होगी। नॉकिंग, अरे ओल्ड पाइप से हिलते रहते होगे पुराने घरों में। अब जब वो आए, उन्होंने इस घर को ठीक करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि एटिक का दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने बंद किया और नीचे आए। उनकी बेटी अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। वो जाते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं, किससे बात कर रही हो? इलाई से। इलाई कौन? इलाई वो जो एटिक में रहता है। ये बात सुन के मिस्टर हैरिसन बहुत डर गए। मिस्टर हैरिसन उस घर पे जितना काम करे, उस घर की डार्कनेस कभी जाती ही नहीं। उन्होंने नोटिस किया कि ब्लैक स्पॉट्स वॉलपेपर्स में दोबारा आ गए लिविंग रूम में। कहते हैं कि मिस्टर हैरिसन ने भी वो ब्लैक स्पॉट जो हाथ की तरह लगता था, उसको मिटाने की बहुत कोशिश की थी, पर नाकाम रहे। वो बार बार अपीयर होता रहता। उन्होंने एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग में बताया था कि जब एक बार वो एरिक में गए, वहाँ पे एक लकड़ी के पिलर पे स्टे लिखा था। और एक रात जब उनको दौड़ते हुए इंसान की आवाज़ आई, कुछ टाइम के बाद मिस्टर हैरिसन ने भी उस घर से उम्मीदें छोड़ दी और हॉन्टिंग एक्टिविटीज़ के बढ़ते साथ ही उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया। बहुत सालों के बाद इस लैंड पे कंस्ट्रक्शन हुई। जब कंस्ट्रक्शन हुई और ये घर तोड़ा गया, तो फायर वॉल के पीछे से एक लाल कपड़ा मिला, जिसमें छोटे बच्चे के जूते, एक पुराना लॉकेट और इंसान के नाखून मिले। कहा जाता है विक्टोरियन एरा में ये सारी चीज़ें एक कपड़े में लगा के फायरप्लेस के पीछे रख देते थे कि बुरी आत्माएं ना आए। इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक मैजिक। तो क्या ये हो सकता है कि इस ब्लैक मैजिक ने कुछ और एनर्जीज को अट्रैक्ट किया और अपने पास बुलाया? और जब से ये सारी चीज़ निकली, वहाँ पे अब कोई भी हॉन्टिंग चीज़ नहीं रिपोर्ट की। तो क्या था इस घर का राज? मिस्टर हैरिसन की तरह आप भी कहेंगे सिर्फ ओल्ड वायरिंग, पुराना घर और पाइप्स ये सारी आवाज़ें दे रही थी? या कहा तो ये भी जाता है कि एक 10 साल का लड़का इस फार्म हाउस में जल के मर गया था। क्या वो इलाई हो सकता है, या सिर्फ उस ब्लैक मैजिक की वजह से वो घर हॉन्टेड था? और कहीं ना कहीं वो घर आज भी चुपचाप खड़ा है।